हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो हमने यहाँ पर सीरीज शुरू की थी, यहाँ पर पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो यहाँ तक हमने कर लिया था भुगतान शेष में घाटा तक। तो ये उसका दूसरा पार्ट है और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो जल्दी से, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस 11th और 12th का इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर मैंने जो है चैप्टर तो बना ही दिए हैं, बना ही रहा हूँ, और यहाँ पर आपको जो है नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरा क्लियर आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर क्या है, विनिमय दर क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है टॉपिक बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो है लेंथ बहुत है इसकी यहाँ पर। तो हम इसको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपने पास सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो इसे कवर करने के लिए आपको मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा तेज लगता है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मुझे थोड़ा स्पीड में इसे करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक देश होता है, दूसरा देश है, और उन दो देशों की करेंसी में अगर आप तुलना करेंगे, विनिमय करेंगे, जैसे कि आप भारत का 1 रुपए ले लीजिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अमेरिका का डॉलर इस तरह से डॉलर ले लीजिए, तो यहाँ पर आप अंतर देखेंगे इसमें। तो 70 रुपए और 1 रुपए वहां का 70 रुपए 72 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंतर। तो जैसे ही हम विनिमय का मतलब क्या है, अंतर देखना, उसमें विनिमय देखना, अंतर कितना अंतर है ये देखना। तो आप अंतर देख पा रहे होंगे, अगर अंतर देखेंगे तो उसे यहाँ पर क्या कहेंगे, विदेशी विनिमय दर कहेंगे। यानी जिस दर पर वो अंतर होता है, जैसे कि 1 रुपए की दर जो है 70 रुपए के बराबर है, 72 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर दर क्या है, तो विदेशी विनिमय दर क्या होती है, जिस दर पर वो ज्यादा होता है। यानी एक देश की करेंसी का जिस दर पर जो है दूसरे देश की करेंसी के से विनिमय किया जाता है, यानी मतलब कहने का मतलब क्या है, एक देश की करेंसी होती है, एक देश की करेंसी जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी के साथ जो है विनिमय करती है, जिस दर पर करती है उसे विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। उसके बाद कहते हैं स्थिर विदेशी विनिमय दर। स्थिर विदेशी विनिमय दर क्या होती है, वह विदेशी विनिमय दर जिस पर निर्धारण या तो देश की सरकार या मौद्रिक अथॉरिटी या करे तो उसे स्थिर विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसका निर्धारण जो है यहाँ पर सरकार करती है या मौद्रिक अथॉरिटी यानी केंद्रीय बैंक करता है। यानी आप याद रखें कि जो स्थिर विनिमय दर होती है, अगर इस विनिमय दर का निर्धारण, इस दर का निर्धारण जो है सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया है तो उसे स्थिर विनिमय दर कहेंगे बस। उसके बाद देखिए लोचशील या नम्य विनिमय दर क्या होती है, यहाँ पर लोचशील या नम्य विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा की मांग तथा नम्य विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है। यदि विनिमय दर ऊंची है तो विदेशी मुद्रा की मांग कम होती है और विलोमतः इसके विपरीत विदेशी विनिमय दर व विदेशी मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर विदेशी विनिमय दर अधिक है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। यहाँ पर इतने लंबे शब्दों में क्या कहना चाहता है इसका हम सार समझते हैं, इसमें हम जो शॉर्टकट में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो लोचशील या नम्य विनिमय दर प्रणाली, आप देखिए लोचशील याद रखें या नम्य विनिमय दर प्रणाली याद रखें, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा। तो यहाँ पर 2 शब्द याद रखना है, या जिस दर का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होगा,
पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा, तो उसे निर्भर करता है। यानी लोचशील या नम्य विनिमय दर प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसकी जो है जिसकी दर जो होती है, ये जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर बाजार की पूर्ति और मांग की शक्तियों और मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करती है। उसे हम लोचशील या नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर और क्या है, ये परिभाषा आपकी यहीं तक है। ठीक है, परिभाषा आपकी यहीं तक है। अब यहाँ पर क्या है, विदेशी विनिमय की मांग तथा नम्य विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, मांग और विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है। उसके बाद जैसे कि मांग, यदि विनिमय दर ऊंची होती है, जैसे यहाँ पर अगर विनिमय दर ऊंची हो जाएगी यानी दर अगर बढ़ जाएगी तो विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। यानी दर बढ़ गई तो लोग विदेशी मुद्रा क्यों खरीदेंगे। ठीक है, यानी अगर विदेशी मुद्रा की मांग जो है दर ज्यादा हो गई तो वहां से लोग क्यों खरीदेंगे सामान, क्योंकि उनको बहुत महंगी पड़ जाएंगे। अगर कम होगा, देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए टाइम तो लग ही रहा है, समझ लेते हैं इसको। देशी ये देश है और एक ये देश है। अब मान लीजिए इस देश की मुद्रा की दर बढ़ गई है और इस देश को कुछ सामान खरीदना है। अब बताइए इस देश की अगर मुद्रा की दर बढ़ गई है, यहाँ पर अगर किसी भी मतलब इसकी करेंसी की दर जो है बढ़ गई है, तो बताइए ये देश इससे सामान खरीदेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इसको जो सामान 10 रुपए में मिलने वाला था अब वो 15 रुपए में मिलेगा। क्यों? इसकी कीमत बढ़ गई है। यानी किसकी कीमत बढ़ गई है? मुद्रा की कीमत बढ़ गई है। तो ये जो है सामान जो 10 रुपए मिलने वाला था वो मिलेगा इसको 15 रुपए में। लेकिन अगर वहीं पर आप देखें, अगर ये देश इससे खरीदना चाह रहा है लेकिन इस देश की जो है करेंसी डाउन हो गई, मतलब नीचे गिर गई है, तो ये 10 मान लीजिए इस 5 रुपए रह गई है, 5 रुपए। तो इस तरह से अगर 5 रुपए रह गई है तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये जल्दी से जाएगा, ये देश के लोग जाएंगे और यहाँ से सामान जल्दी जल्दी खरीदेंगे। क्योंकि अब इसकी करेंसी, इस देश की करेंसी 5 रुपए से ज्यादा है। मान लीजिए 10 रुपए है और इस देश की करेंसी 5 रुपए, तो यहाँ पर ये जितना सामान अपने देश में 10 रुपए में खरीदेगा ना, उससे डबल सामान, अगर ये 10 रुपए का एक सामान अपने देश में खरीदता है ना, तो इसे 10 रुपए का एक ही मिलेगा। लेकिन अगर यही सामान ये इस देश से खरीदेगा तो इसे 2 मिल जाएंगे, डबल मिल जाएगा, डबल। क्यों? क्योंकि इसकी देश की करेंसी डाउन है और यहाँ पर जब कीमत कम, मतलब करेंसी कीमत कम है, तो देखिए यहाँ पर 10 रुपए 5 रुपए के बराबर है, तो यहाँ पर 10 रुपए में एक चीज मिलेगी। अगर ये दूसरे देश से खरीदेगा तो इसे मिलेगा 5 रुपए की, 2 चीजें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मांग यानी मांग की शक्तियों से निर्धारित है, तो यहाँ पर क्या है, दर की शक्तियों से भी निर्धारित होती है। अगर दर बढ़ गई तो यहाँ पर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दर कम हो गई तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर मांग, दर कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, यानी दर कम होगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, दर बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी तरह इसको उल्टा कर देना है मांग के हिसाब से। अगर मांग ज्यादा हो गई तो दर कम हो जाएगी और दर ज्यादा हो गई तो यानी और उसके बाद पूर्ति अगर ज्यादा हो गई तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में सामान आ जाएगा तो आपकी मांग कम हो गई। इसका मतलब है कि आपकी जो है मुद्रा की मतलब जो है यहाँ पर दर भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर विपरीत संबंध है, अलग अलग है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग। यहाँ पर क्या है, ये शब्द है विदेशी मुद्रा की मांग। तो क्या है हमारा, विदेशी मुद्रा के मांग के स्रोत। विदेशी मुद्रा के मांग के स्रोत क्या होते हैं, विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए स्रोत क्या होता है, विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए लोगों को, मतलब विदेश में जो मनी है, पैसा है, लोगों को क्यों चाहिए, क्या जरूरत है लोगों को पैसे की। विदेशों में वस्तुओं और सेवाएं खरीदने के लिए जरूरत है। विदेशों में वित्तीय परिसंपत्ति जैसे कि बॉन्ड खरीदना है, शेयर खरीदना है, इस चीज के लिए जो है संपत्ति की चाहिए। और विदेशों में मुद्रा में मूल्य में यहाँ पर क्या है, विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टेबाजी के लिए चाहिए। यानी जुआ खेलते हैं लोग विदेशों के साथ, विदेशों से जुआ खेलते हैं, मतलब विदेशों की मुद्रा चाहिए जुआ खेलने के लिए, तो वो इसीलिए चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीजों के लिए चाहिए। पहले वस्तुओं को खरीदना है, देश से सेवाओं को लेना है, तो चाहिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है लोगों को।
और यहाँ पर विदेश से वित्तीय परिसंपत्ति जैसे बॉन्ड कुछ खरीदना है तो इस तरह से उसके, जैसे कि मान लीजिए कुछ घर खरीदना है, शेयर खरीदना है, कोई भी चीज खरीदनी है विदेश से, तो वहां पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो लोगों को चाहिए। तो विदेशी मुद्रा के मूल्य में सट्टेबाजी जुआ खेलते हैं उनके लिए चाहिए। तो इस तरह से 3 चीजें हैं। अब देखते हैं विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश, जैसे कि खुद दुकान खोलनी है किसी को विदेश के अंदर, मकान बनाना है, फैक्ट्री खरीदनी है, तो यहाँ पर इसलिए भी क्या करना है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत। अब विदेशी मुद्रा मिलेगी कहाँ से, हमने देख लिया विदेशी मुद्रा चाहिए क्यों। अब देखेंगे हम विदेशी मुद्रा मिलेगी कहाँ से, आखिर हमने तो पता कर लिया विदेशी मुद्रा चाहिए क्यों, लेकिन हमें मिलेगी कहाँ से। विदेशों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष वस्तु और सेवाओं की खरीद। अब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, जैसे कि भारत है, और विदेश से कंपनियां आती हैं और स्वयं भारत में स्थापित होती हैं, वहां से वस्तुएं और सेवाएं खरीदती हैं, तो इससे हमें क्या करेंगी, वो अपना पैसा लेके आएंगी विदेश का, वो हमें देंगी, तो यहाँ से विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी। उसके बाद विदेशों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश। विदेश जो होते हैं ना, विदेश के व्यक्ति, वो सीधा आके यहाँ पर क्या करेंगे, निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे अपना, तो वो अपना पैसा लगाएंगे, उससे विदेशी मुद्रा मिलेगी। उसके बाद विदेशी मुद्रा का मतलब ये नहीं होता, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विदेशी मुद्रा मिल जाएगी भाई हमारे देश, आप सोच रहे होंगे जैसे कि ये भारत है, अब यहाँ पर विदेशी मुद्रा एक व्यक्ति लेकर आ रहा है, तो विदेशी मुद्रा जब लेकर आएगा तो यहाँ पर तो विदेशी मुद्रा चलती ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है हमारे देश में, नहीं। यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर दूसरे देश से जब व्यक्ति, यहाँ पर दूसरे देश से व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिस्टम होगा, यहाँ पर भारत का पैसा जितना उसकी वैल्यू है उसको भारत का पैसा दिया जाएगा और उसका पैसा लिया जाएगा। तो तुलना के आधार पर, मतलब अगर वो एक रुपए लेकर आता है, $1 लेकर आता है वहां से, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 70 रुपए $1 का मिल जाएगा, मतलब 70 रुपए लगभग आपको उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। और भारत में देखिए 1 रुपए वहां से लाया, यानी $1 लेकर आया और यहाँ पर उसे 70 रुपए मिल गए, तो यहाँ पर 70 रुपए कहीं ना कहीं किसी भी चीज में लगाएगा जब, तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा उसका $1 का जो है, $1 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास जब $1 आएगा तो उसकी कीमत हमारी कुछ होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर $1 जितनी हमारे पास धन आ गया और 70 रुपए हमने दे दिए, तो ये समझिए ये 70 रुपए किसका पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, ये उस व्यक्ति का पैसा है, उस देश का पैसा है, इस देश का पैसा है। तो यहाँ पर ये खर्च करेगा, विदेशी मुद्रा है ये समझ लीजिए, भले ही ये हमारे जो है रुपए में चेंज है, लेकिन है तो मुद्रा विदेश की, विदेश से लेकर आया ये व्यक्ति, इसीलिए विदेशी मुद्रा आएगी। और यहाँ पर देखिए पर्यटक जो लोग आते हैं ना घूमने, भारत में घूमने आते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो भारत में घूमने आते हैं, हमारे देश में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और पैसा खर्च करते हैं, तो इससे पैसा हमारे देश को मिलेगा। विदेशों में रहने के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, यानी विदेशों में रहते हैं लोग और वहां से अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एक पक्षीय हस्तांतरण है, अब दोबारा तो नहीं भेजा जाएगा। तो ये है वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, वस्तु और सेवाओं का निर्यात किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है समझ आ गया होगा इतना। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग जाती है, बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम जिस वीडियो में पढ़ेंगे नम्य विनिमय प्रणाली के गुण। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।